Welcome dear student. In our previous sessions we have discussed about the what is DNA replication, why it is necessary, and what are the prerequisites and enzyme machinery required for the DNA replication. Now today we will discuss deeply the actual mechanism of DNA replication. उसके पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे. चलिए तो हम शुरुआत करते हैं. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी एंजाइम हैं उसमें से जो मेन एंजाइम है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज. इसका नाम ही पॉलीमरेज क्यों है? बिकॉज इट कॉजेज द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना. डीएनए को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाता है एक कंटिन्यूस चेन में, इसीलिए हम इसको पॉलीमरेज नाम देते हैं. तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है. इनके मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं. आरएनए पॉलीमरेज भी होता है, डीएनए पॉलीमरेज भी होता है, और एक जो है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी होता है, जिसको आप फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ोगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं. इसकी कई क्लासेज हैं, लेकिन हम रेप्लिकेशन के रेफरेंस में जो पढ़ रहे हैं कि द मेन टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. सो लेट्स सी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पॉलीमरेज के कुछ एक ये मेन क्लासेज हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड कप्पा. और इनके क्या फंक्शंस है वो इस टेबल में दे रखे हैं. जैसे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये क्या करता है? ये 325, 523 बाद में चर्चा करेंगे. डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ व्हाट इज प्राइमिंग? आई रिपीट, हमने पढ़ा था कि जब डीएनए अनवाइंड हो जाता है और यहाँ नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, तो यहाँ पर एक आरएनए का सेगमेंट बनता है जिसको कहते हैं प्राइमर, ताकि डीएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ के आगे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर सके. सो दैट इज दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज प्राइमिंग. तो ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो प्राइमेज करता है. डीएनए पॉलीमरेज बीटा क्या करता है? बेस एक्सिशन रिपेयर. अब ये क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल, डीएनए का ये ग्रोइंग स्ट्रैंड है. सपोज यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस एडेनिन है. अब उसके सामने आना चाहिए थाइमिन, लेकिन अगर थाइमिन नहीं आया और इसके सामने सपोज गुआनिन आ गया और गलती से जुड़ गया, तो इसको हटाना ज़रूरी होता है, इसको एक्साइज करना ज़रूरी होता है. सो दिस काइंड ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज बीटा. नाउ डीएनए पॉलीमरेज गामा, it involves in the mitochondrial DNA replication. As we know that mitochondria is a semi-autonomous organelle which have its own DNA and own enzymatic machinery. So DNA polymerase gamma involved in the organelle DNA, mitochondrial DNA replication. DNA polymerase delta, lagging strand DNA synthesis, epsilon, leading strand synthesis, and kappa required for attachment of cohesin. ये स्पेशल प्रोटीन होता है, अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे. और लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है इस पर भी हम बाद में बात करेंगे. ये जो 3 to 5 एंड 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लिखी हुई है, 3 to 5 एंड 5 to 3, एक्चुअली ये क्या है? पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनकी पोलैरिटी होती है. ये 5 प्राइम, ये 3rd प्राइम, तो दूसरा ये 3rd प्राइम, ये 5 प्राइम, एंटी पैरेलल होते हैं. तो इस पर जो स्ट्रैंड बनेगा, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3rd. और इस पर जो स्ट्रैंड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3rd. एंटी पैरेलल बनते हैं. नाउ ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है? तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई गलती से बेस पेयर जुड़ जाए, एरर हो, तो उसको हटाना ज़रूरी होता है, जिसको एक्सीशन कहते हैं. अब ये
मिसमैच जो बेस पेयर है उसको हटाने का डायरेक्शन दो तरह का होता है, या तो 3 to 5 होता है या 5 to 3 होता है। तो कुछ में ये एक्टिविटी पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं पॉलीमरेज अल्फा, न तो इसमें 3 to 5 एक्टिविटी है न 5 to 3 एक्टिविटी है। बीटा इसमें दोनों एक्टिविटी नहीं है, लेकिन डेल्टा आप देख रहे हैं, सॉरी गामा में 3 to 5 एक्टिविटी है, 5 to 3 नहीं है। डेल्टा में है, इसमें नहीं है। इसी तरह से एप्सिलॉन में है, इसमें नहीं है। तो ये एक कंपैरेटिव चार्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ main replicating enzyme involved in the eukaryotic DNA replication. Okay, now come to the classes of DNA polymerase in bacteria in prokaryotic cell. Prokaryotic cell में DNA polymerase की केवल 3 क्लासेस होती है, DNA polymerase फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसमें आप देख सकते हैं DNA polymerase फर्स्ट एक ऐसा एंजाइम है जिसमें 3 to 5 एक्टिविटी भी होती है, मतलब ये 3' to 5' की दिशा में भी न्यूक्लियोटाइड को हटा सकता है, एक्साइज कर सकता है, और 5 to 3' की दिशा में भी, इस दिशा में भी ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दर्शाता है। ये किस में इन्वॉल्व होता है? DNA रिपेयर और गैप सिंथेसिस में होता है। चलिए, DNA polymerase सेकेंड, इसमें 3 to 5' एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, लेकिन 5 to 3 नहीं है। ये भी किस में इन्वॉल्व होता है? DNA रिपेयर में। नाउ कम टू द थर्ड एंजाइम DNA polymerase थर्ड। इसमें 3 to 5 एक्टिविटी होती है, लेकिन 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, और ये एक मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। मीन्स प्रोकैरियोट में DNA रेप्लिकेशन का ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, जिसको कहते हैं DNA polymerase थर्ड। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें DNA polymerase थर्ड कैसा होता है उसकी डिटेल स्टडी की गई है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम DNA polymerase is a hollow enzyme in E. coli studied. It has several unit name alpha, beta, epsilon, theta, theta, gamma, delta, etc. तो इसमें अलग अलग तरह की यूनिट होती हैं, तो हम उनके बारे में करते हैं। देखिए, ये एंजाइम एक डाइमर होता है, 2 यूनिट होती हैं, और इसकी जो मेन बॉडी है वो आप देख सकते हैं, वो 2 यूनिट से बनी है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा ये हो गए दोनों डाइमर। क्लियर? नाउ ये दोनों डाइमर आपस में जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा? टॉ यूनिट के द्वारा। तो इनकी डाइमेरिक कंडीशन बने रहती है। ये जो टॉ यूनिट है वो इन दोनों को जोड़े रखती है। नाउ इसमें बीच में आप 2 और यूनिट देख रहे हैं, सब यूनिट एप्सिलन एंड थीटा, और यहाँ पर ये सेवरल यूनिट्स दिख रही हैं, डेल्टा है, गामा है, साई है, इस तरह से। तो ये बहुत सारी यूनिट होती हैं। इसका जो ये भाग है विच इन्वॉल्व इन लीडिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस, और ये है फॉर लैगिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस। सो DNA polymerase third is a hollow enzyme. The dimeric subunit contain only one clamp loader which is associated with the lagging strand synthesis unit. ये clamp loader क्या है इसको समझिए। एक्चुअली क्या है, जब DNA सिंथेसिस होता है तो एक तरह से ये DNA polymerase एंजाइम एक हुक की तरह इस पर लटका हुआ रहता है, और इसके अंदर ये नया DNA बनाता जाता है। इसको कहते हैं क्लैम्प। क्लैम्प एक हुक जैसी स्ट्रक्चर जिससे ये फंसा रहे, लटका रहे। तो ये सारी यूनिट्स सबका अलग अलग काम है। कोई DNA को क्लैम्प की तरह अटैच करने में रोल करता है, कोई इन दोनों डाइमेरिक यूनिट को जोड़ने की तरह काम करता है, कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। चलिए, नाउ अब हम पढ़ रहे हैं द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ DNA पॉलीमरेज विच कंटेन्स 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, आरंभन, इलोंगेशन, दीर्घीकरण, एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप हैं। समापन, आरंभीकरण, दीर्घीकरण और समापन।
चलिए इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में 5 सब स्टेप होती है। क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए प्रोटीन टू ORIC, मतलब ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन है उससे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, हमने पहले पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचानता है। यही पहचान निर्धारित करती है कि भाई इस स्थान से अब इस स्ट्रैंड को खोलना है, अनवाइंड करना है। और इसको अनवाइंड कौन करता है, अनवाइंड के लिए और एंजाइम होते हैं, टोपोआइसोमरेज वगैरह बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं लोडिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज। हमने पढ़ा है डीएनए हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए को सेपरेट करता है। तो डीएनए हेलिकेज इससे जुड़ जाता है। फिर हेलिकेज ओपन हेलिक्स एंड बाइंड प्राइमेज टू फॉर्म प्राइमोसोम। हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होगा, प्राइमर बनाना पड़ेगा, तो प्राइमेज जुड़ेगा, वो प्राइमर बनाएगा। प्राइमर बनाने के बाद उससे कौन जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज फिर डीएनए सिंथेसिस आरंभ कर देगा। तो ये जो पूरी यूनिट है जो प्राइमर बनाती है उसको प्राइमोसोम कहते हैं ना। तो इस प्रकार से ये पूरी स्टेज है। यहाँ इस डायग्राम में ये 3D मॉडल दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो डीएनए है वो अनवाइंड होगा, खुलेगा। ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। अनवाइंड कैसे होगा, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम काम करते हैं जो इसकी अनवाइंडिंग करते हैं, उनको टोपोआइसोमरेज कहते हैं। अनवाइंडिंग हो गई, खुल गया, उसके बाद इसके सेपरेट करना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं ये एंजाइम हेलिकेज, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ पे जुड़ा। ये क्या करता है, ये जो कलर्ड में दिखा रखे हैं एडिनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन। देखिए एडिनिन होगा तो उसके सामने थाइमिन, ग्वानिन होगा तो उसके सामने साइटोसिन। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है और नए स्ट्रैंड का निर्माण करता जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक 3D मॉडल है, ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। थोड़ा सा उसको भी मैं डायग्राम से क्लियर करना चाहूँगा। देखिए ये एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है जो सेपरेट हो चुका है, ठीक है। ये इसका 5 एंड था, ये इसका 3rd एंड था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये ओरिजिनल डीएनए में ये इसका 3rd एंड है, ये इसका 5 एंड है। तो सबसे पहले यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और डीएनए का निर्माण शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, 5 प्राइम टू 3rd प्राइम। अब ये जो स्ट्रैंड बनता है वो कंटिन्यूअस बनता है, उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अब जो दूसरा स्ट्रैंड है पेरेंटल, जिसका डायरेक्शन क्या है 3 to 5, अब इस पर जो स्ट्रैंड बनता है वो भी 5 to 3rd डायरेक्शन में ही बनता है। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं बनता, छोटे छोटे सेगमेंट में बनता है, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना। फिर हमने पढ़ा था डीएनए लाइगेज एंजाइम इनको जोड़ देता है। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं उनको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। और हमारा ये जो स्ट्रैंड है उसको हम नाम देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। सो द कंसेप्ट इज दैट in leading strand there is a continuous formation of DNA, while in lagging strand newly formed DNA synthesized in form of short fragment of DNA which is known as Okazaki fragment। तो एक कंसेप्ट तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। उसको समझिए कि मान लो ये स्टैंड है, ये खुल गया, ये स्टैंड है, ये खुल गया। अगर ये 5 प्राइम है और ये 3rd प्राइम है तो ये 3rd प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। तो एक स्ट्रैंड यहाँ बनेगा कंटिन्यूअस, वो बनेगा 5 to 3rd डायरेक्शन में, और दूसरा स्ट्रैंड भी इसी डायरेक्शन में बनेगा और उसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम to 3rd प्राइम। लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा जो बाद में जुड़ेंगे। सो द पॉइंट इज दैट
द DNA रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 5/3, यहाँ भी 5/3, यहाँ भी 5/3। ऐसा नहीं है कि एक में 5/3 इस डायरेक्शन में बने और दूसरे में 3/5 बने, नहीं, ये हर बार वही होता है, 5/3, 5/3 एंड 5/3। सो द रूल इज दैट DNA synthesis replication occur in always 5/3 direction, whether it is leading strand or lagging strand। तो ये कंसेप्ट हो गया लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का, ठीक है। सो ये एक मैकेनिज्म हमने पढ़ा लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड का, ओकाजाकी फ्रैगमेंट का। अब इसका जो मैकेनिज्म है उसके संबंध में कुछ और पॉइंट है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यूस करेंगे। देखिए, DNA जो रेप्लिकेशन है उसकी बायोकेमिस्ट्री आपको समझ में आनी चाहिए। होता क्या है, मैंने पहले बताया, सपोज यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ एडेनिन है, तो उसके सामने क्या जोड़ना पड़ेगा, थाइमिन। तो ये थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, वो DNA पॉलीमरेज यहाँ पर जोड़ता है। सपोज यहाँ थाइमिन है तो उसके सामने लाना होगा एडेनिन। तो इस तरह से ये चेन कंटिन्यूस बनती है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो इलोंगेशन स्टेप है इसकी, जो कि DNA पॉलीमरेज द्वारा होती है, उसमें एक्चुअल क्या होता है कि DNA पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैल करता है। थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ये अटैक करता है और फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिज बनता है और पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। और इस एक्टिविटी में जो है वो मैग्नीशियम आयन जो है उसकी प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सो एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, एक नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, उसमें ये सारी स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। चलिए हम अगले वीडियो में कुछ और बाकी पॉइंट है उसको कंटिन्यू करेंगे।